हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिस्ट्री, जिसका नाम है पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, को आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आपको जानना होगा कि राष्ट्रवाद किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रवाद किसी भी व्यक्ति यदि अपने देश के प्रति लगाव रखे और प्रेम रखे और साथ में बिना किसी फायदा को अपने राष्ट्र के प्रति सोचेगा, तो इसी इंसान को राष्ट्रवादी व्यक्ति कहा जाता है। और जो इस तरह का विचार उसके दिमाग में या फिर मन में पनपता है, तो इसी भावना को राष्ट्रवाद की भावना कहा जाता है। तो राष्ट्रवाद का डिफिनीशन हुआ कि किसी व्यक्ति जो है अपने राष्ट्र के प्रति लगाव रख रहा है या प्रेम रख रहा है या फिर स्नेह रख रहा है या फिर उसको अपने राष्ट्र पर गर्व हो रहा है, तो उस व्यक्ति को राष्ट्रवादी व्यक्ति कहा जाता है। और इस तरह की भावना रखने वाले व्यक्ति को ही राष्ट्रवाद की भावना कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि जो राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले किस क्रांति से शुरू हुआ था। तो राष्ट्रवाद की भावना 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति को ही माना जाता है। यानी कि राष्ट्रवाद की जो जन्मदाता है 1789 की फ्रांस की क्रांति को ही माना जाता है। लेकिन इससे पहले जो फ्रांस में कुछ दार्शनिक थे जिनका नाम था अर्नेस्ट रेनान, जो फ्रांसीसी दार्शनिक थे, उन्होंने इस तरह के राष्ट्रवाद की परिभाषा को सबसे पहले दुनिया के सामने उजागर किया था। लेकिन कुछ कलाकार भी थे, जिसमें नाम आता है सरयू का, जो कि फ्रांसीसी कलाकार थे। उन्होंने क्या किया, राष्ट्रवाद को दुनिया में जागृत करने के लिए अपने चित्र के माध्यम से और प्रतीक के माध्यम से दुनिया के सामने राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने का काम कर रहे थे। लेकिन जब उसका राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, तो इसका कारण में था फ्रांस में सबसे पहले फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 की। तो राष्ट्रवाद की जब उदय का कारण माना जाता है, फ्रांस की क्रांति को ही माना जाता है, जो कि 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। और इसमें कारण जो बना था कि फ्रांस में जो राजशाही था, यानी कि राजशाही राजा का शासन चलता था, जो कि राजा होते थे निरंकुश होते थे, मतलब जिनका किसी पर अपना अंकुश नहीं होता है, उनको बोला जाता है निरंकुश। तो जितने भी फ्रांस के राजा थे वे सब निरंकुश शासक थे। तो जो वहां के जनता थे उस निरंकुश शासक के खिलाफ अपनी विचार को नहीं रख पाते थे और ना ही उनसे खुश थे, मतलब कि उनमें अपने राजा के प्रति लगाव नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि राजा के प्रति एक विद्रोह छेड़ दिया, जिसे ही 1789 की फ्रांस की क्रांति को कहा जाता है। तो उसका कारण आपको समझ में आया कि जो राजा थे निरंकुश थे, वहां के जो फ्रांस में हुआ था 1789 की फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस का जो राष्ट्रवाद का उदय का कारण माना जाता है, फ्रांस में माना जाता है, यूरोप में पड़ता है फ्रांस, तो वहीं पर इसका कारण माना जाता है। और कब हुआ था, तो 1789 में, जो कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्यों कारण में हुआ था, तो कारण में वहां के जनता जो थे अपने राजा के प्रति खुश नहीं थे। उसके बाद जब फ्रांस में राष्ट्रवाद हुआ था, तो फ्रांस में राष्ट्रवाद का क्रांति यानी कि 1789 की फ्रांस की क्रांति से माना गया है। और वहां का जो राजा था, जिसमें बूर्बो राजवंश का शासन चल रहा था, इसमें राजा का नाम था लुई 16वां। लुई 16वां बूर्बो राजवंश के अंतर्गत आता था और वहां पर राजा करता, मतलब कि शासन करता था, जो कि बहुत ही निरंकुश था। और वो जनता को अपना जो शासन, मतलब शासन के करने में जितना भी शब्द का इस्तेमाल करता था, वो बोलता था कि मैं जो कहूंगा उसी के अनुसार आपको चलना होगा। तो ये जितना भी जनता थे उनके प्रति नाखुश थे, मतलब उनके प्रति लगाव नहीं रखते थे। तो जनता ने वहां विद्रोह किया। उसके फलस्वरूप वहां का जो तानाशाही शासन जो चल रहा था उसको लोगों ने समाप्त किया। और समाप्त करने के बाद वहां पर अपने राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र को स्थापित किया। तो उसके समय जो किए गए कार्य थे, यानी कि राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र स्थापित करने में जो कार्य किए गए थे, उन कार्यों को यहाँ पर आपको, यानी कि क्रांति के समय जो कार्य किए गए थे वहां पर हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहले क्या किया गया था, जितने भी सामूहिक भाषा थे सबको बढ़ाने का प्रयास किया गया था। इसका मतलब क्या था कि फ्रांस में बहुत सारे भाषा थे, तो भाषा में जितना भी क्षेत्रीय भाषा थे सभी को मिला करके, मतलब कि लोगों को एकजुट करने का तरीका बनाया जा रहा था। तो वही लिखा गया है कि सामूहिक भाषा को बढ़ाने का प्रयास किया जाता था और साथ में एक पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को एकत्रित किया जाता था। इसका मतलब क्या है कि पितृभूमि कहने का मतलब है कि हम यहाँ के नागरिक हैं, अर्थात हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर जन्म लिया और उनके पूर्वजों ने भी यहाँ पर जन्म लिया और यहाँ रह करके नागरिक कहलाए। उसी प्रकार हम लोग भी यहाँ के पितृभूमि के नागरिक है, अर्थात ये हमारे पूर्वजों की भूमि है। इस प्रकार के जो शिला शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को एकत्रित करने का प्रयास किया जाता था और साथ में समान प्रकार के झंडा को भी अपनाया गया। इसका मतलब हुआ कि अगर एक झंडा है तो उसके अंतर्गत जितने भी लोग आएंगे एक समान झंडा में रह करके अपने भावना को एक तरफ एकत्रित करेंगे और साथ में एक ही विचार को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। तो मतलब क्रांति के समय किए गए कार्य में सामूहिक भाषा को बढ़ाने का प्रयास किया गया और साथ में पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को एकत्रित किया गया और एकत्रित करके सामूहिक यानी कि समान प्रकार के झंडा को स्थापित किया गया। जब ये सब हो गया था, उसके बाद जो
क्रांति के बाद वहां पर लोकतंत्र स्थापित हो गया। तो क्रांति के बाद किए गए जो कार्य थे उसको भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित करके वहां पर जो जनता के द्वारा शासन चलाया गया, तो उसमें सबसे पहले एक नया संविधान को बनाया गया। तो नया संविधान के जरिए एक सभी को एक अधिकार प्राप्त किया गया, समान अधिकार प्राप्त किया। अब संविधान अगर आप बनाते हैं तो उसमें सभी लोगों को ध्यान में रख करके संविधान के अंतर्गत जितने भी नियम और कानून बनाना पड़ता है सभी लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो उसी में सभी को समान अधिकार प्राप्त किया गया। और जितने भी जमींदारी व्यवस्था थी, यानी कि समानती व्यवस्था, कहने का मतलब होता है जमींदारी व्यवस्था, तो इसको समाप्त कर दिया गया। मतलब कि समानती व्यवस्था कहने का मतलब है कि एक ऐसे क्षेत्र होते थे जिनमें कुछ विशेष लोगों का अधिकार होता था। वे सभी क्षेत्र में उन्होंने कुछ लोगों को रख करके अपने भूमि पर कृषि करवाते थे और वे कृषि करवाने वाले कृषकों से करवाते थे, और जो कृषि से उपज होती थी वे उनको लेकर के अपना हक जमाते थे। तो उन्हीं को जमींदारी व्यवस्था बोला जाता था। नया संविधान के द्वारा उन जमींदारी व्यवस्था यानी समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद स्टेटस जनरल जो था इसको भी समाप्त करके उसके स्थान पर एक नेशनल असेंबली का गठन किया गया। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ संसद भवन है, तो संसद भवन में हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वहां पर भी जाकर के हमारे लायक कानून का निर्माण करते हैं, यानी कि हमारे प्रति वो सोच रखते हैं कि हम उनके प्रति कैसे सोच करके आगे नए कानून से उनका फायदा करा सकते हैं। तो उसी को समाप्त करके नेशनल असेंबली का गठन किया गया। उसके बाद आंतरिक आयात और निर्यात कर जो होता था उसको समाप्त किया गया, यानी कि एक सामान को दूसरे स्थान पर ले जाने में जो भीतरी टैक्स देना पड़ता था उनको भी नया संविधान के द्वारा इनको समाप्त कर दिया गया। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आप इस सामान को बेचते हैं और यहाँ पर इसका कीमत कम है और दूसरे जगह पर ज्यादा है, तो उसको ले जाकर वहां पर बेचेंगे तो ले जाने में आपको कुछ खर्च देना पड़ेगा। तो उन्हीं खर्च को समाप्त करते हैं, मतलब कि वो ज्यादा लगता था तो उन्हीं खर्च को समाप्त कर दिया गया, यानी कि नया संविधान के द्वारा समाप्त किया गया। और साथ में एक समान मापतौल की प्रणाली को भी गठन किया गया। इसका मतलब हुआ कि एक ही प्रकार के मापतौल बंटवारा का प्रयोग होता है जितना। इसके बाद नए संविधान के द्वारा एक समान का कर को भी व्यवस्था किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो अमीर लोग हैं चाहे जो गरीब लोग हैं, तो सभी प्रकार के लोगों को एक ही प्रकार के कर को देना पड़ेगा। उसके बाद जितना भी क्षेत्रीय भाषा था उन सभी को हटा करके जो फ्रेंच भाषा था फ्रांस में, तो उस भाषा को फ्रांस का राष्ट्रीय भाषा को घोषित कर दिया जिसका नाम हुआ फ्रेंच। तो आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि फ्रांस का राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो फ्रांस का राष्ट्रीय भाषा फ्रेंच है। तो फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया नए संविधान के द्वारा। और एक राष्ट्रगान मर्सिले को बना दिया गया, फ्रांस का राष्ट्रीय गान मर्सिले को बनाया गया। ये मर्सिले जो गान था सैनिकों जब युद्ध पर जाते थे तो उनके जोश यानी उत्साह को बढ़ाने के लिए गाया जाता था। तो उसी गीत को फ्रांस का राष्ट्रीय गीत यानी राष्ट्रीय गान बना दिया गया जिसका नाम था मर्सिले। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। उसके बाद 1793 ईस्वी में जो लुई 16वां था उनको सार्वजनिक रूप से फांसी पर चढ़ा दिया गया, गिलोटिन पर चढ़ा करके फांसी दे दिया गया। और कुछ समय के बाद उसकी पत्नी जो थी उसको भी फांसी दे दी गई। तो 1793 ईस्वी में आपको सन याद रखना है कि लुई 16वां जो था उसको गिलोटिन पर चढ़ा करके सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। ये सब जितना भी काम हुआ था क्रांति के बाद किया गया काम था जो नए संविधान के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद फ्रांस में ये सब घटना घटने के बाद एक व्यक्ति का पूरे यूरोप पर यानी कि पूरे फ्रांस पर प्रभाव पड़ा था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ये नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? एक प्रकार का ये सैनिक था। उन्होंने जो सैनिक था और ये पूरे फ्रांस पर इसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा था। 1799 में जब ये डायरेक्टरी का शासन समाप्त किया तो 1805 ठीक 5 साल के बाद ये 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया और एक प्रकार का अपना संविधान यानी कि नियम और कानून बनाने का किताब लिखा जिसको नेपोलियन संहिता बोला जाता है। और जैसे ही सम्राट बना उसी ईस्वी में ही 1804 ईस्वी में ही नेपोलियन संहिता फ्रांस में लागू कर दिया गया। मतलब कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था फ्रांस पर उसका धीरे धीरे प्रभाव पड़ा था। 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी का जो शासन चल रहा था, जिस प्रकार फ्रांस के लोगों ने अपने राजशाही को समाप्त करके इतना विरोध किया, उसके बाद अपना राजतंत्र को समाप्त किया और लोकतंत्र को स्थापित किया, फिर एक बार फिर नेपोलियन बोनापार्ट के अधीन फ्रांस का लोग हो गया। तो 1799 ईस्वी में इसने नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी का शासन समाप्त किया और 1804 में उसका शासक बन गया और 1804 में ही अपने द्वारा जो नियम और कानून बनाया था नेपोलियन संहिता उसको पूरे फ्रांस में लागू कर दिया। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछता है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में क्या क्या योगदान दिया था। 2 नंबर में आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। तो सबसे पहले आपको बोलना होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट राष्ट्रवाद के प्रसार में निम्नलिखित योगदान दिया था। तो पहला योगदान था कि विशेषाधिकार को समाप्त करके आर्थिक असमानता को ये दूर कर दिया। इसका मतलब था कि जो भी बड़े आदमी है और जो छोटे आदमी है, तो बड़े आदमी को जहाँ पर जाना है जाने का अधिकार है वहां पर भी छोटे आदमी को जाने का अधिकार समान कर दिया। किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ये अच्छा काम कर रहा था।
तो सबसे पहले विशेषाधिकार को समाप्त किया और आर्थिक असमानता को दूर कर दिया। उसके बाद जो था अगला नियम इसने बनाया था कि कानून के समक्ष सभी को बराबरी का अधिकार दे दिया। इसका मतलब ये था कि जितने भी लोग हैं, अगर वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है, सभी लोगों का कानून के समक्ष सभी को एक ही अधिकार के रूप में आगे बढ़ना होगा, यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट ने ये भी काम कर दिया। उसके बाद यातायात और संचार व्यवस्था में भी ये सुधार किया। इसके बाद ये सड़कें जितने भी टूटी फूटी थे या चाहे संचार का जितने भी व्यवस्था था, इनमें भी सुधार करने का प्रयास कर रहा था कि जैसे ही राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो कि पूरे विश्व में इसका उजागर ज्वलंत उदाहरण सामने बन करके आए। उसके बाद जितना भी समान शुल्क थे, यानी कि समान मापतौल और समान प्रणाली के एक ही मुद्रा का प्रचलन किया, जिससे कि राष्ट्र संगठित हो जाए। यदि आप समान शुल्क देंगे, समान मुद्रा का उपयोग करेंगे, समान भाषा बोलेंगे, तो आपका राष्ट्र जो होगा एक राष्ट्र एक सूत्र में संगठित हो जाएगा और जितने भी लोग होंगे आपस में लगाव की भावना को आगे बढ़ाने में काम करने लगेंगे, जिससे राष्ट्रवाद की जो भावना होगी ये पूरा अपना संगठित। जर्मनी को पता लगा कि नेपोलियन बोनापार्ट हमारे देश में आ रहा है, तो जर्मनी के जितने भी 40 छोटे छोटे क्षेत्र थे वे सभी आपस में संगठित हो गए और संगठित होकर के उसके प्रति लड़ने का मन बना लिया। उसके मतलब हुआ कि जब सभी लोग 40 क्षेत्रों के सभी लोग आपस में संगठित होकर राष्ट्रवाद की भावना को रखने लगे और देश को बचाने के लिए एक समान काम करने लगे, जिससे राष्ट्रवाद की भावना नेपोलियन के द्वारा जो दुनिया में है उसको प्रसार करने में नेपोलियन ने बहुत ही अधिक भूमिका निभाया था। इसके प्रति लोगों ने असंतोष की भावना रखा और एकजुट होकर के राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे ही इटली यानी कि जर्मनी में गया नेपोलियन, तो वहां पर राइन राजवंश की स्थापना की। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि जर्मनी में राइन राजवंश की स्थापना किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट में, और साथ में इटली में भी ट्रांसपोर्टेन गणराज्य और सिसिलपाइन गणराज्य की स्थापना की। ये दोनों आपका VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली में ट्रांसपोर्टेन गणराज्य एवं सिसिलपाइन गणराज्य तथा जर्मनी में राइन राजवंश की स्थापना की। आपको यदि इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना हो और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।